हेलो एवरीवन। मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम सीपीसी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम सीआरपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सेपरेट प्लेलिस्ट है एविडेंस एंड सीआरपीसी, तो दोनों में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है सीपीसी का, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या सिविल नेचर का सूट है या नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग और आंसर नहीं है, हम यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सिविल नेचर सूट के अंदर कौन से आते हैं, है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर याद रख लिए 4-5 चीज़ें तो आप उनको एलिमिनेट कर देना। अगर वो क्वेश्चन में नहीं है दैट मीन्स इसमें केस हो सकता है सिविल नेचर। तो सबसे पहला कौन सा है, कास्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कंप्लीटली रिलीजियस से कोई संबंधित है, ऑर्डिनरी जो होते हैं उनसे संबंधित है, या पर्सनल या पॉलिटिकल, और इसके बाद आता है इंडोर मैनेजमेंट, है ना। कंपनी लॉ भी है आपके सब्जेक्ट में, अगर आपने पढ़ा हो तो। इंडोर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये 4-5 चीजें फिर से रिपीट कर देती हूँ, नोट कर रहे हो तो कर लो। कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, पॉलिटिकल, पर्सनल, पब्लिक पॉलिसी, ये सब पीपीपीपी वाले है ना, और इंडोर मैनेजमेंट। तो ये वाले तो नहीं होते हैं, इसके अलावा सभी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। पढ़ लेते हैं एक बार। वर्शिप इन टेम्पल है ये सिविल राइट। ऑफरिंग, वो जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं वो लेने का अधिकार है पंडित जी का, हाँ है बिल्कुल, सिविल सूट कर सकते हैं अगर कोई मना करता है। प्रोसेशन, जुलूस में हिस्सा लेने का है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल। अब ये पूछ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई ऑन होम। ठीक है, तो इसमें आंसर है को प्लेंटिव, को डिफेंडेंट, बोथ एंड, दोनों पे ही नहीं है ना। तो हम सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं। इस पर भी अप्लाई होता है और इस पर भी अप्लाई होता है, तो हमारा आंसर है बोथ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि रेस जुडिकाटा की एक लिस्ट है, इस पे देखती हूँ, एक लिस्ट है। अगर आपने वो बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 2-4 मैं बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लो। पीआईएल पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ठीक है, ये को प्लेंटिव, को डिफेंडेंट आपने क्वेश्चन में देख लिया है। जजमेंट इन पर्सोनम, जो दो व्यक्ति के बीच में हो तो उस पर अप्लाई होता है। उसके बाद आते हैं आपके इंसॉल्वेंट मैटर्स, इंसॉल्वेंट के मामले होते हैं, उस पर भी आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। उसके बाद आते हैं आपके पास रेशो डिसेंडी, याद रखिएगा, रेश ऑर्बिटर डिक्टा पर अप्लाई नहीं होता, बट रेशो डिसेंडी पर अप्लाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आएगा एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, उस पर भी रेस जुडिकाटा आपका अप्लाई हो जाएगा। और हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है उस पर आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है ना, हैबियस कॉर्पस की रिट पे। बाकी क्या होता है, रिट पर भी अप्लाई होता है। तो ये हैबियस कॉर्पस वाला आपका कई बार 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, जिस पर अप्लाई होता है उसकी लिस्ट थोड़ी कम है, ये 6-7 बातें हैं। और एक याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होता है रेस जुडिकाटा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 रिट, हैबियस कॉर्पस को छोड़ के एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब किस पर अप्लाई नहीं होता तो उल्टा कर लो, जैसे जजमेंट इन पर्सोनम पे हो रहा था तो रैम वाले पर नहीं होगा। ठीक है, जजमेंट इन रैम पर अप्लाई नहीं होता रेस जुडिकाटा। क्लियर। उसके बाद परफॉर्मर रेस्पोंडेंट होता है, उस पर अप्लाई नहीं होता। ऑर्डर्स पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद डीम्ड डिक्री पर अप्लाई नहीं होता। सूट इन डिफरेंट टाइटल पे ऑर्बिटर डिक्टा मैंने आपको बता ही दिया। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी। अच्छा, देखो, फॉरेन जजमेंट जो आ रहा है वो सीपीसी में बताए गए हैं चैलेंज के, उसके 6 ग्राउंड है ना। इनवैलिड हो, इंडिया में मान्य नहीं हो, गलत तरीके से लिया है आपने, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, इस तरह के 6-7 ग्राउंड है उसके अंदर। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो उसको चैलेंज कहाँ पर किया जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट्स में, दोनों में, ना तो सिविल कोर्ट में ना क्रिमिनल में। तो एक बात बताओ भाई, सिविल का जजमेंट आया है, सिविल कोर्ट में लग रहा है, तो क्रिमिनल कोर्ट का कोई जुडिक्शन बन रहा है नहीं। अगर बन रहा होता तो सीआरपीसी में जाता मामला, है ना। ये, और उसके बाद जब क्रिमिनल कोर्ट है नहीं तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, तो कौन सा कोर्ट आएगा, ओनली सिविल कोर्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ए मर गए, ए मर गया, ठीक है, उसके पीछे कौन को छोड़ गया, एक सन को और एक मैरिड डॉटर, वाई।
अब उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, क्या सूट फाइल कर सकते हैं? हाँ, दोनों ही कर सकते हैं, एक्स भी कर सकता है एंड वाई भी कर सकता है। मैरिड डॉटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस जुडिकाटा का पूछ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो है सेक्शन 11 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 4, रोमन वाले डिजिट का भी थोड़ा सा एक बार देख के चले जाना, पढ़ना नहीं आता। आरजेएस में बच्चों के साथ चोट हो गई थी, वो सोच के आए हिंदी मीडियम के बच्चे, उन्होंने सोचा कि ऐसे लिखा होगा तो इंग्लिश में छोड़ो, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में तो कैसे लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा तो हम ये पढ़ लेंगे। बट आरजेएस में हिंदी मीडियम वालों को भी इसी तरह लिख के दिया था और वो वहां पर गच्चा खा गए। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया उनका। तो आपका आंसर क्या हो गया? सेक्शन 11 रूल 4 क्या है? रेज कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा की बात करता है। ये आपके जेएलओ में आया था क्वेश्चन, और अभी झारखंड का जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी कि टोटल कितने हैं इससे संबंधित आपको याद रखने हैं। सेक्शन 11 में टोटल जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, वो है 8। स्पेशल क्या याद रखना है? 8 और 7 जो हैं वो आपके 1976 के अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। क्लियर? ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन ना उसमें जेएलओ में भी आया था, दारिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये रेस जुडिकाटा की और से संबंधित बात करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 2-3 स्टेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट व्हेन द कोर्ट हैज गॉट, कौन सा जुडिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो रिटर्न ऑफ प्लेंट है, रिटर्न ऑफ प्लेंट है ना, वो ऑर्डर 7 रूल 10 में है, एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है ऑर्डर 7 रूल 11 में होता है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 10 में है रिटर्न, लौटा दिया जाएगा, और 11 में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ डिफेक्ट्स होंगे आपकी फाइलिंग में, उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आंसर। हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होना चाहिए? कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट, कोर्ट रिटर्न जब उसके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, हाँ कर सकता है। पैकेनाइज जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। जुरिडिक्शन किसी भी तरह का होगा तो आपका वो क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? जुरिडिक्शन होते हैं। टेरिटोरियल मतलब कि मान लीजिए आप लखनऊ के जज है तो लखनऊ का ही लेंगे, क्लियर। दिल्ली का केस थोड़ी ले सकते हैं। उसके बाद पैकेनाइज जुरिडिक्शन का मतलब होता है धन संबंधी, मतलब सिविल जज सेकंड क्लास हो, सिविल जज फर्स्ट क्लास हो, एसीजेएम हो, सीजेएम हो, तो उनकी कुछ लिमिटेशन है ना पैसे से संबंधित, 1 लाख तक के मामले, 50,000 तक के मामले, है ना। तो उससे बाहर जाके ले सकते हो आप? नहीं ले सकते। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, दैट मीन्स कि कोई फैमिली कोर्ट का जज है और या कोई कंज्यूमर का जज है या कोई नॉर्मल सिविल कोर्ट का जज है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसी पर तो लेंगे आप कॉग्निजेंस, अदर पे नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीपीसी का अमेंडमेंट 2002 का जो अमेंडमेंट है वो एनफोर्स कब हुआ है? तो एनफोर्समेंट से याद रखिएगा, ओरिजिनल जो सीपीसी है वो कब की एनफोर्स है? 1 जनवरी की 1909। ठीक है, याद रखना है। और ये जो दूसरा वाला है वो है 1 जुलाई 2002। जब ये क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये अमेंडमेंट का भी एनफोर्स आता है। हाँ बेटा, देख लो क्वेश्चन आ गया है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेजिडिकेट अगेंस्ट पर्सनल नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड इन द सूट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये तो वही आ गया फिर से। देखो, ये बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, है ना। देखो, रेस जुडिकाटा के जो स्पष्टीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि किसी कोर्ट का अगर कोई डिसीजन आया है तो वो एज अ रेस जुडिकाटा यूज लिया जाएगा किस पर्सन के अगेंस्ट में? उन पर्सन के अगेंस्ट में भी जिनका नाम उसमें नहीं है, एज अ पार्टी उसमें नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एक कौन सा स्पष्टीकरण जो डील करता है, उसके अंदर 6 नंबर का जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में बोनाफाइडली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक राइट के लिए क्या करता है? सूट करता है, और अगर वो उसका डिसीजन आता है तो वो सब पर अप्लाई होगा, है ना, सभी पर्सन पर जितने भी होंगे। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 6।
सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6, तो आपको ये सारे करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है आपका क्वेश्चन कि कोर्ट इम्पोज करेगी फाइन डिफॉल्ट होने पर, ठीक है। अब ये देखना है आपको सेक्शन 30 क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 30 है वो कहता है कि समन दी है कोर्ट ने, इधर समझते हैं। कोर्ट ने आपको समन भेजी थी। समन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, 3-4 चीज़ के लिए बेसिकली सेक्शन 30 बात करता है कि 3-4 चीज़ों के लिए आपको समन भेजी है, एविडेंस के लिए या कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या अन्य किसी चीज़ के लिए समन भेजी है और आप नहीं आए, उस समन भेजने पे नहीं आए। तो अब जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सेक्शन 32 के अंदर। क्या रिजल्ट निकलेगा, अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है, दूसरा अटैच की जा सकती है आपकी प्रॉपर्टी और उसका सेल किया जा सकता है, तीसरा है फाइन। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपका इस पॉइंट से उठ के आया है कि फाइन कितना लगाया जाएगा। क्लियर। तो आपका जो फाइन होगा वो होगा 5000 रुपीज, बट मैक्सिमम है ना, 5000 रुपए से ज्यादा आपका फाइन नहीं लग सकता। तो देखो सेक्शन 30 के अंदर समन गई थी और उस समन के लिए आप नहीं आए तो फाइन लग रहा है 32 के अंदर। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो ये सबको पता होना चाहिए, ऑर्डर की बात करता है, ऑर्डर नंबर 40। अब यहाँ से तो ऐसे ऑर्डर इजीली समझ में आ गया, ऑर्डर 40, लेकिन रोमन में आपको नहीं आता समझ में। तो आप समझिए रोमन की ये छोटी सी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 तो है ना, ये 2 है, 3 लिखना होता है तो एक डंडा और बढ़ा देते, तो ये हो जाता है आपका 3। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, ये है 5 और पीछे की तरफ यहाँ लिखा जाता है 1, है ना। तो ये क्या डिनोट करता है आपका 4। दैट मीन्स अगर आप आगे की ओर चल रहे हैं, देखो समझ लो, थोड़ा समय लगेगा कोई बात नहीं, आगे की ओर अगर आप नंबर लिखते हैं तो वो साइन होता है एडिशन का, ऐड का। और अगर पीछे की तरफ इधर नंबर बढ़ा रहे हैं 1, है ना, ऐसे पीछे लिख रहे हैं किसी भी डिजिट के पीछे की तरफ लिख रहे हो तो ये होता है माइनस। क्लियर। आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पीछे चलना है तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए इसी वजह से क्या होता है, जो एल है, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये है 10, इसको क्या बोलते हैं 10, यहाँ पीछे की तरफ हमने 1 लिख दिया तो 10 माइनस 1 क्या हो गया, 10 माइनस 1 दैट इज 9। अगर आपने समझ लिया रोमन को तो आप कितनी भी बड़ी संख्या को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली ये 10 है और आगे यहाँ की तरफ नंबर बढ़ाया 1 तो क्या हो गया 11, एक और बढ़ाया तो हो गया 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझाती हूँ बड़ी संख्या। तो ये एल होता है, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है सेंट, मतलब 100। क्लियर। तो एल के पीछे 10 लिख दिया, पीछे का मतलब माइनस, और 50 में से माइनस किए 10 तो कितने बचे 40। तो 40 को रोमन डिजिट में क्या लिखते हैं, एक्स एल लिखते हैं। करेक्ट। तो हमारा हो गया ऑर्डर 40 आंसर, और क्या लिखा हुआ है एक्स एल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोविजन पूछ रहे हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस का। देखो ऑर्डर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो इसके अंदर जो है रूल 20 वो बात करता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस की। क्या होता है कि जब डिफेंडेंट आपकी समन ले नहीं रहा है, भाग रहा है, खुद को छुपा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हो आप, सब्सटीट्यूट कर देते हो, उसकी जगह पर दूसरी तरह की समन लगा देते हो। तो वो समन में क्या होता है, एक तो कोर्ट हाउस में चिपका दी जाएगी उसकी कॉपी, दूसरा किसी न्यूज़पेपर में निकलवा दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपकी सर्विस का सर्विस की सॉरी आपकी समन की तामील हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ अर्जेंट रिलीफ एंड मैटर्स इन्वेस्टिगेशन सेक्शन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहाँ देख लेते हैं। देखो क्या कहता है कि सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट जो होते हैं, जो देखो अब सरकार है, सरकार ने ही लॉ बनाया है ना, तो वो अपने अगेंस्ट तो कैसे जाएगी, नहीं ना। तो क्या करती है, सरकारी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो ये कहता है कि सेक्शन 80, अगर सूट और सूट कर रहे हो आप किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या उसके कर्मचारी के विरुद्ध, तो धारा 80 के तहत कम से कम 2 महीने का नोटिस देना होगा। उससे पहले आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, 2 महीने का समय इंस्टीट्यूट करने से पहले नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी प्रोविजन। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये कहती है
कि एग्जीक्यूशन हो गया, मान लो डिक्री आ गई, ठीक है, तो डिक्री आई है सेक्शन 83 के अंदर। 83 कह रहा है कि डिक्री आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? कम से कम 3 महीने का समय दिया जाएगा, उससे पहले एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो नोटिस इंस्टीट्यूट करने से पहले 2 महीने का नोटिस और एग्जीक्यूट करने से पहले 3 महीने का समय। सेक्शन 80, सेक्शन 83, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो आपको बात याद रखनी है, जो सेक्शन 80 में नोटिस दे रहे थे, तो अलग अलग तरह के पर्सन को देना है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मामला है तो आपको देना है सेक्रेटरी को। अगर रेलवे का मामला है, रेलवे भी तो केस करते हैं, तो देना है जनरल मैनेजर को। और अगर जम्मू कश्मीर का मामला है तो देना है चीफ सेक्रेटरी को। और अगर किसी स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है, तो सेक्रेटरी को भी दे सकते हो। और आप उस जिले, जिस जिले में भी आप केस करना चाहते हो, तो वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भी दे सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये थे कॉन्सेप्ट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है हमारा कि जो सेक्शन अर्जेंट नोटिस हमें देना होगा, नोटिस देना है, नोटिस देने की जो, देखो ये यहाँ पे सेक्शन ना 86 गलत है, आएगा नोटिस हमेशा और हमेशा 80 में जाता है, ठीक है, 80। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सूट है वो बिना सर्विस ऑफ नोटिस के किया जा सकता है। कौन सा होना चाहिए? अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ का होना चाहिए। दैट मीन सेक्शन 80 में जो हमने 2 महीने के नोटिस की बात पढ़ी थी, उसका ये क्या है? एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। क्लियर? अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ होंगे तो 2 महीने के नोटिस की जरूरत नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि 2 महीने के नोटिस की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन आप किस तरह के ऑर्डर्स नहीं दे सकते? तो आप इंट्रिम इंट्रिम ऑर्डर नहीं दे सकते, और कोई अन्य तरह का ऑर्डर नहीं दे सकते, एक्स पार्टे रिलीफ का ऑर्डर नहीं दे सकते, अटैचमेंट के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्लियर है? तो आंसर हमारा 1। इसीलिए कहती हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सिर्फ क्वेश्चन रीड करना और आंसर से काम नहीं चलेगा। ये सीरीज बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है, ताकि आप समझे किस तरह से हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने। नेक्स्ट आता है सेक्शन ऑफ द सीपीसी कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सिंपल। ध्यान रखिए, सीपीसी में दो चीजें हैं, सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स हैं। ये जो ऑर्डर है ये कहाँ पर है? हमारे पास शेड्यूल के अंदर है, हमेशा याद रखना। और शेड्यूल में क्या होती है? लिस्ट होती है। अंदर जो सेक्शन में बता नहीं सकते, बहुत लंबी लंबी लिस्ट होती है, उन्हें पीछे शेड्यूल बना के डाल दिया जाता है। क्लियर? तो शेड्यूल के हैं अंदर ऑर्डर्स, ये हैं सेक्शन, ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ऑर्डर सेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि सेक्शन ऑर्डर के ऊपर। अगर सेक्शन में अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, लेकिन ऑर्डर तो क्या होते हैं? रूल्स बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, तो ये हर स्टेट अपने अपने तरह से कर लेते हैं। आप जानते ही हैं, है ना, कहीं पे समन की तामील के कुछ नियम है, कहीं पर समन की तामील के कुछ नियम है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल प्रोसीजर। हाँ ठीक है, इसमें ओवरराइड नहीं कर सकते। जो रूल्स है वो क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। सेक्शन बेस होते हैं, सेक्शन में जो बात लिखी गई है कि समन भेजी जाएगी, समन की तामील होगी, उस समन का प्रोसीजर बताया गया है ऑर्डर 5 में, ठीक है। इसीलिए सेक्शन भी में भी कई चीजें हैं सेम सेम, और ऑर्डर में भी है। तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दो दो जगह, सीपीसी में तो हर चीज दो दो जगह पढ़नी पड़ती है, सेक्शन में भी ऑर्डर में भी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। अच्छा ठीक है, देखो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या है वो। जो हमारे पास ज्यूरिडिक्शन वाला एरिया है, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 15 में क्या लिखा है कि लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में ही आप ज्यूरिडिक्शन सॉरी कोई भी केस इंस्टीट्यूट करोगे सबसे पहले। उसके बाद बात आती है अलग अलग तरीके की। अगर आपको इमूवल प्रॉपर्टी से संबंधित है तो वो 16, अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसमें आ रही है तो वो है 17, और अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कि कौन से उसमें आ रही है, तो 18। मूवेबल चीज से संबंधित या कोई रॉन्ग है अदर, तो 19, है ना। इस तरह के ये सेक्शन है। तो जो हमारे पास सेक्शन 16 है ना, सेक्शन जो 16 है उसमें ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने तरह के सूट कर सकते हो आप, कितने तरह के सूट कर सकते हो। तो टोटल आप सूट करोगे 6 तरह के।
ठीक है, जिस बच्चे को ये सूट के टाइप्स याद हैं उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे, कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, मेंस में भी आते हैं इस तरह के सवाल। सबसे पहला है रिकवरी, दूसरा है पार्टीशन, फोरक्लोजर रिडीम्शन के, अदर इंटरेस्ट के, कोई मूल प्रॉपर्टीज की रिकवरी चाहिए या कंपनसेशन। तो ये 6 तरह के हैं, आपको याद रखने हैं। तो हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिकवरी पार्टीशन, तो यही है हमारा क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी एंड अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। आ गया, रिकवरी और पोजेशन हम कर रहे हैं, वो भी किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। तो कहाँ लगेगा, वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहां पर वो संपत्ति है। मान लीजिए मकान दिल्ली में है, केस करते रहो अंडमान निकोबार में, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन जब करवाया था तब भी बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है रेस जुडिकाटा एंड जो 11 सेक्शन 10 11 जो है दोनों मैंडेटरी हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंडेटरी प्रोविजन है और इसकी 2 लैटिन मैगजीम है, उन पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वैक्स क्लेम्स। तो देखो इसमें आंसर तो है हमारा 3000 रुपीज, लेकिन आपको समझना क्या है, ये वाला जो प्रोविजन है कौन से उसमें है, सेक्शन में, सेक्शन नंबर 35A कहता है कि अगर कोई इस तरह का क्लेम करता है फॉल्स तो उस पर फाइन लगेगा। ठीक है, अब वो फाइन क्या होगा ये समझना है आपको। फाइन हो सकता है 3000 रुपीज, एक लिमिट फिक्स कर दी, या उस कोर्ट का पैक्यूनरी जुरिडिक्शन। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखने वाली बात वो ये है, विच एवर इज लेस, जो भी कोई क्या हो, कम हो। ठीक है, इसका मतलब एक कोर्ट है जो कि 500 रुपए की अधिकारिता रखती है और फॉल्स क्लेम करने के लिए सेक्शन 35A कहता है 3000 रुपए। तो जो कोर्ट 500 रुपए की अधिकारिता रखती है, तो विच एवर इज लेस, तो हमारे पास क्या देना है, 500 रुपए का फाइन। इसी का अपोजिट देखते हैं, कोई कोर्ट है जो 1 लाख रुपए तक का जुरिडिक्शन देखती है और 3000 रुपए सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, 35A के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या देखना है, विच इज लेस, तो क्या देंगे हम अब, 3000 रुपीज। क्लियर है दोनों तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो क्या है कि सेक्शन 60 जो है वो बताता है कि विच प्रॉपर्टी कैन बी अटैच, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, किसका अटैचमेंट होगा। बट इसका जो प्रोविजो है वो बताता है कि कौन सी अटैच नहीं होगी। इसमें तो बहुत छोटी लिस्ट है, 10 आइटम है, बट इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, पिछले साल उसमें भी आया था, झारखंड में आया हुआ है। तो झारखंड का नाम बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग स्टेट के क्वेश्चन जरूर करके जाया करो, जैसे कि छत्तीसगढ़, MP, उत्तराखंड, UP, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट है हाँ, क्वेश्चन तो देख लें पहले। बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट लायबल टू अटैच, अकाउंट की वो नहीं होंगे अटैचमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील शेल लाई ओनली फॉर सच ऑर्डर, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर की होती है जो CPC में बताए गए हैं कि किनकी क्या होगी, अपील हो सकती है। वैसे कितने ऑर्डर हैं, बहुत सारे, हर ऑर्डर के अंदर इतने रूल्स हैं और हर रूल्स के अंदर क्या निकल सकता है, एक ऑर्डर निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC एग्जाम्स, यस, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, यूपी में फेवरेट है, यूपी में कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि CPC में कुछ लोगों को क्या किया गया है, एग्जाम्प्ट किया गया है प्रस्तुत होने के लिए, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है उन्हें, है ना। तो पर्सनल अटेंडेंस, तो ऐसा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है 133, याद रखिएगा, आज ही नोट कर लो। और उसके अंदर एंट्री नंबर 9 है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को किया गया है। वैसे और भी है, सेंट्रल के हाई कोर्ट जजेस और ये, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बनता है, एग्जेम्प्ट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होते हैं, कैन नॉट यूनाइट कॉज ऑफ एक्शन, गलत है, कर सकता है, जोड़ सकता है। यूनाइट सम, नहीं, सम कोई जरूरत नहीं है कि एक कोई जोड़े। और यूनाइट क्वेश्चन ऑफ लॉ, देखो इसका करेक्ट आंसर तो है कैन यूनाइट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट। क्या मतलब होता है, मान लो डिफेंडेंट के ऊपर आपको 4 चीजों पर केस करना है कि इसने मेरे इसने क्या किया था, टॉर्ट का केस है आपके पास करना है मान लीजिए, ठीक है, कंपनसेशन भी लेने हैं, कोई सेट और कोई चीज भी करनी है आपको, है ना। तो क्या होता है ऐसे में, क्या कर सकते हो आप, एक ही केस के अंदर सारे कॉज ऑफ एक्शन लिख दो। ऑर्डर जो हमारा 2 है, ऑर्डर 2 यही कहता है, स्टार्टिंग्स में ही यही कह देता है जो फ्रेमिंग ऑफ सूट का है, कि जो भी जिस भी
कॉज ऑफ एक्शन पे आपको रिलीफ लेने हैं, वो सारे रिलीफ क्या कर दो, एक बार में लिख दो, ताकि बार बार अमेंडमेंट का झंझट ही ना रहे। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आंसर तो हो गया हमारा क्या, बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ सकता है। अब याद रखना है आपको, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का कौन सा ऑर्डर एंड कौन सा रूल है। जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का ऑर्डर 2 रूल 3। ठीक है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, लोगों को भी जोड़ सकते हैं, ऑर्डर 1 रूल 1। जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, ऑर्डर 1 रूल 3। ठीक है, ये तीनों चीजें, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो। नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन, वो करता है द कोर्ट कैन अलाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एट एनी स्टेज। यस, कोर्ट कर सकती है बिल्कुल, एज इट इज बेयर एक्ट की लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए कि बेयर एक्ट में आखिर लिखा कहाँ है। ये लिखा हुआ है ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर। सबसे पहले तो कोर्ट अलाउ कर रही है, दैट मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर काइंडली अलाउ। ठीक है, तो कोर्ट अलाउ कर रही है, अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पे कर सकती है प्रोसीडिंग की। नेक्स्ट आता है द कोर्ट रिकॉर्ड एंड एडमिशन पार्टीज एट एनी सूट। यस, कोर्ट क्या कहते हैं कि जो एडमिशन है वो किसी भी स्टेज पर उनके रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास जो क्वेश्चन, वो है एफिडेविट कैन बी, अच्छा एफिडेविट जो होते हैं शपथ पत्र, ओथ, और ये जो है तो वो कौन करवा सकते हैं आपको। तो ये आपका सेक्शन, ज़्यादातर बच्चे आई गारंटेड ऑर्डर 19 की ओर जाएंगे और देखेंगे, बट ऑर्डर 19 नहीं, आपको ये देखना है सेक्शन 139, जो कि कहता है कि ओथ कौन कौन दिलवा सकता है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है साफ, जज, मजिस्ट्रेट, नोटरी, हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एनी पर्सन, तो वो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू एंड ऑर्डर। ऑर्डर देखो यार ये कितना अच्छा है, रिव्यू। रिव्यू दो शब्दों से बनके बना हुआ, री का मतलब दोबारा, व्यू का मतलब देखना। ठीक है, दोबारा देखना, तो दोबारा तो वही देखेगा जिसने पहले देख रखा है, समझे, जिसने पहले देखा हुआ है। तो कौन सी कोर्ट, द कोर्ट दैट मेड द ऑर्डर और पास द डिक्री, जिसने पहले कोर्ट ने ऑर्डर डिक्री पास की है वही तो रिव्यू करेगी। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू करके जरूर जाना। नेक्स्ट आता है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज। किस चीज के लिए इनहेरेंट पावर लग सकती है, इनहेरेंट पावर लगती है एंड ऑफ जस्टिस को करने के लिए और एब्यूज को रोकने के लिए। यही दो आंसर क्या है हमारे, करेक्ट है। ओके, तो इसी के साथ समाप्त हो गया एंड चलिए सीपीसी के आपका हुआ समापन। सीआरपीसी भी हम देख चुके हैं और एविडेंस भी देख चुके हैं। ओके, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी वीडियो इसमें बना के मैं एमसीक्यू के अपलोड कर दूंगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।